इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 15 में आप सभी का स्वागत है। मैं ये मान लेता हूं कि आपने पिछली 14 वीडियोस को ध्यान से देखा है, नोट्स बनाए हैं, आप ऑलरेडी इस चार्ट को देख चुके हैं। आपको ये पता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टाइम में ये सेंटेंसेस होते हैं और प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों की दो दो कैटेगरीज होती हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कैटेगरी नंबर 1 से। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। यूं तो आप सब जानते हैं कैटेगरी 1 का जो पहचान है बहुत ही आसान है, हैं, हो, हूं। सिंपल, जैसे वो अच्छा लड़का है, वो घर पर है, वो सोया हुआ है, मैं उठा हुआ हूं, वो बैठा हुआ है, वो अच्छा है, वो खराब है, वो चालाक है। इस तरह के सिंपल से सेंटेंसेस आपको दिखते हैं तो आपको ये लगता है कि कैटेगरी 1 बहुत ही इजी है। लेकिन इस कैटेगरी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, खासकर तब जब समय से का जिक्र हो जाता है, जो कि अभी आपको पता लगेगा। ऐसे में इज, एम, आर की जगह पर हैज बीन या हैव बीन का यूज होना, एक तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। दूसरा, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, तो वहां पर देयर की एंट्री हो जाना, या फिर सेंटेंसेस जैसे नॉर्मली तो इस स्ट्रक्चर में बनते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, सकारात्मक, जहां पर सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता, नहीं का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव वो जिनमें नहीं का यूज होता है, जैसे वो घर पर नहीं है। इंटरोगेटिव वो जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव वो जहां पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ में वो सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, यानी उसमें नॉट भी होता है और क्वेश्चन भी होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव। लेकिन केवल इतना आसान नहीं रहता जब स्पेशल केसेस की एंट्री हो जाती है। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी को ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सेंटेंसेस लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस रखता हूं। सबसे पहले शुरुआत में, रवि एक अच्छा लड़का है। रवि एक अच्छा लड़का है, किसकी बात हो रही है? रवि की। तो सब्जेक्ट कौन है? रवि। इस सेंटेंस में कहीं पे नॉट आ रहा है, नहीं का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस में क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। रवि एक अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट है रवि। रवि के साथ में इज, एम, आर किसका यूज होगा? आप सब जानते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा इज का यूज होता है और रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अफर्मेटिव की तरह इस सेंटेंस को हमने बना लिया, रवि इज अ गुड बॉय। अब अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव कर लो, रवि अच्छा लड़का नहीं है, नहीं है, नेगेटिव। ऐसे में करना सिंपल है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत नॉट का यूज हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में इज, एम, आर के बाद नॉट का यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप नॉट का यूज कर लेंगे, रवि इज नॉट अ गुड बॉय। मैं जानता हूं कि आप में से लगभग सभी को यह पता होगा कि कैसे इस सेंटेंस को बनाना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी से ही पूछा, क्या रवि एक अच्छा लड़का है? क्या रवि एक अच्छा लड़का है? इस सेंटेंस को बनाइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, लगभग 90% केसेस में ऐसा हुआ, और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ नहीं, बल्कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो बच्चे भी क्या कह देते हैं? व्हाट इज रवि गुड बॉय? व्हाट का यूज कर लेते हैं। और व्हाट क्या है? एक WH फैमिली का मेंबर। तो वो समझते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या बोला तो व्हाट, क्यों बोला तो व्हाई, कहां बोला तो वेयर, किसे बोला तो whom, इनका यूज करना ही करना है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, किसी भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर अगर आप यस या नो में दे सकते हैं, इसे आप समझ लीजिए। अगर आप किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे में आपको WH फैमिली मेंबर का यूज कभी भी नहीं करना होता। यानी कि जब मैं आपसे कहता हूं क्या रवि एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर क्या के लिए व्हाट का यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक WH फैमिली का मेंबर है और इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। कैसे? क्या रवि एक अच्छा लड़का है? तो आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या रवि एक अच्छा लड़का है?
तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। तो यस या नो में आप जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब वहां कभी भी कोई WH फैमिली मेंबर यूज नहीं होगा। हाँ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं आपका क्या नाम है, और अगर आप कहें यस, तो ये बात तो क्लियर नहीं हो पाई, आंसर नहीं मिला। या आप कह दें नो, नहीं, आपको बताना होगा कि आपका नाम क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं आप घर पर क्यों हैं, तो आपको बताना होगा कि आप क्यों हैं। आप जो भी बताएं कि मैं घर पे इसलिए हूं क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टी है, लेकिन आप सिंपली यस या नो कह दें, इससे दूसरे व्यक्ति के क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं मिला। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आप ना दे पाएं, केवल यस या नो में ना दे पाएं, बल्कि आपको कुछ बताना पड़े, कुछ सेंटेंस बोलना पड़े, ऐसे में WH फैमिली मेंबर का यूज 100% आपको करना होता है। अब अगर इसी सेंटेंस में मैं ऐसा कह दूं क्या रवि एक अच्छा लड़का है, क्या रवि एक अच्छा लड़का है, तो आप जान गए कि यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। तो अंडरस्टूड है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा गया है, लेकिन WH फैमिली का मेंबर कभी यूज नहीं हो सकता। और सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से होगी, और ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। अब जब मेरा सब्जेक्ट है रवि, तो रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में इज का यूज करना पड़ेगा। तो आप सेंटेंस को शुरू करेंगे इज से, और आप कहेंगे इज रवि, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है अ गुड बॉय। ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इसलिए बताना मेरा फर्ज है। और अगर मैं ऐसा कह दूं, ऐसा क्वेश्चन हो जाए क्या रवि अच्छा लड़का नहीं है, नेगेटिव भी और प्रश्न भी, इंटरोगेटिव भी, तो इज एम आर के बाद सब्जेक्ट आया, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट का यूज। हमेशा ध्यान रखिए, नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्या कहूंगा, इज रवि नॉट अ गुड बॉय, क्या रवि अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं रवि अच्छा लड़का क्यों है, क्यों, क्यों कह दिया मैंने, क्यों के लिए WH फैमिली मेंबर वाई का यूज किया जाता है। और चूंकि मैंने जो आपसे पूछा है वो एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये जो है इज, इससे तुरंत पहले क्या आ जाएगा, वाई। वाई इज रवि अ गुड बॉय, रवि अच्छा लड़का क्यों है। मान लीजिए क्यों की जगह मैं कहता रवि अच्छा लड़का कैसे है, हाउ, कैसे को हाउ कहते हैं, हाउ इज रवि अ गुड बॉय, तो यहां पर वाई की जगह क्या आ जाएगा, हाउ। तो आपने देखा कि WH फैमिली मेंबर का आपको यूज करना है शुरुआत में, और उसके बाद तो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा ही होगा। और सेंटेंस में अगर उस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते होंगे, तो कभी भी WH फैमिली मेंबर का यूज आप नहीं करेंगे। अभी आगे और चीजें आएंगी तो समझ में आता जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिया, अंजलि सोई हुई है, अंजलि सोई हुई है, तो अंजलि के बारे में सिर्फ बताया गया है कि वो सोई हुई है, तो अंडरस्टूड है कि एक सिंपल सेंटेंस है और कैटेगरी 1 में है, क्योंकि है, हो, हूं का यूज हो रहा है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का यूज हो नहीं रहा, क्वेश्चन कोई है नहीं, सब्जेक्ट है अंजलि। अंजलि, अंजलि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका यूज कर लिया, अंजलि इज सोई हुई। आप जानते हैं ऑलरेडी, सोई हुई, बैठी हुई, उठी हुई। सोई हुई के लिए मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में, अस्लीप। इस वर्ड का आप यूज करेंगे, अंजलि इज अस्लीप। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो अंजलि इज नॉट अस्लीप। अगर इसका इंटेरोगेटिव मैं बना दूं, क्या अंजलि सोई हुई है, क्या, क्या बोलते ही ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत में आ जाती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से पहले। इज अंजलि अस्लीप, क्या अंजलि सोई हुई है। अब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर चूंकि आप यस या नो में दे सकते हैं, इसीलिए आपने यहां पर WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं अंजलि क्यों सोई हुई है, क्यों, तो क्यों के लिए WH फैमिली मेंबर का यूज करेंगे आप इज एम आर से पहले। वाई इज अंजलि अस्लीप, अंजलि सोई हुई क्यों है। या फिर अंजलि किसके साथ सोई हुई है, किसके साथ, तो किसके साथ के लिए कौन सा WH फैमिली मेंबर यूज होता है, विद whom इज अंजलि अस्लीप, अंजलि कहां सोई हुई है, वेयर इज अंजलि अस्लीप,
तो आप देख रहे हैं ना, WH फैमिली मेंबर का यूज तुरंत हो जा रहा है सबसे पहले शुरुआत में। इसी तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं। मेरी उंगलियां, मान लीजिए 2-4 उंगलियां हैं, तभी तो कह रहा हूं उंगलियां, मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं। किसके बारे में बात हो रही है? मेरी उंगलियों के बारे में। सिर्फ बताया गया है कि वो सूजी हुई हैं, तो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 में है, क्योंकि है हूं का यूज हो रहा है। सब्जेक्ट है मेरी उंगलियां। अब मेरी उंगलियां एक से ज्यादा हैं, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हम सब जानते हैं प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। माई फिंगर्स आर, और सूजी हुई को क्या कहते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया था, स्वोलन। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो कि मेरी उंगलियां सूजी हुई नहीं हैं, तो माई फिंगर्स आर नॉट, यहां पर आर के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। माई फिंगर्स आर नॉट स्वोलन। अब अगर इसका इंटरोगेटिव बना दूं, क्या मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं? क्या से शुरुआत कर दूं सेंटेंस की, तो आर का यूज कहां हो जाएगा? शुरुआत में। आर माई फिंगर्स स्वोलन। अब अगर मैं कह दूं मेरी उंगलियां सूजी हुई क्यों हैं, क्यों के लिए WH फैमिली मेंबर, इंटरोगेटिव ही तो है ना सेंटेंस। चाहे मैं कहता क्या मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं, तब भी प्रश्न है, और क्यों सूजी हुई हैं तो भी क्वेश्चन है, क्यों के लिए वाई। मेरी उंगलियां सूजी हुई कैसे हैं? हाउ आर माई फिंगर्स स्वोलन। अच्छा, एक बात और, यहां तक कि बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच लेते हैं कि जैसे ये सेंटेंस है मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं, तो बात मेरी हो रही है, मेरी मतलब आए, तो आए के साथ एम लगा दें। और आपको जिनको आता है वो तो हंसेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट मेरी बात नहीं हो रही है, सब्जेक्ट आई नहीं है, मैं नहीं हूं, बल्कि सब्जेक्ट है मेरी उंगलियां। और मेरी उंगलियां एक से ज्यादा हैं, थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में लगता है आर। अब देखिए, इस सेंटेंस से कहानी थोड़ा सा बदलेगी, अब कुछ चीजों की एंट्री होने वाली है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है आप घर पर हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसे सिंपली आप कैसे बनाते हैं? यू आर एट होम। ये सेंटेंस तो लगभग हर कोई बनाना जानता है, आप घर पर हैं, यू आर एट होम। लेकिन अच्छा, पहले इसका नेगेटिव बना लें, मन ही मन में बना लेते हैं, लिखता नहीं हूं मैं, कोई बात नहीं, वैसे बना लेते हैं। आप घर पर नहीं हैं, यू आर नॉट एट होम, नॉट लग जाएगा। क्या आप घर पे हैं? क्या बोल दिया, तो आर का ये शुरुआत में हो जाएगा। आर यू एट होम, आर यू एट होम, आर यू एट होम। ठीक है, आप घर पर क्यों हैं? क्यों के लिए वाई आर यू एट होम। आप घर पर किसके साथ हैं? किसके साथ के लिए विद होम आर यू एट होम। आप घर पर कब से हैं? अच्छा, ये कब से, अभी ये चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर फिर आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सेंटेंस में एक चेंज कर लेते हैं। आप सुबह से घर पर हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही मैंने कहा सुबह से, जैसे ही समय से की एंट्री हो गई, समय से, तुरंत क्या होगा कि जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है या जो मेरी ऑक्सिलरी वर्ब है इज एम आर, इनका यूज नहीं होगा, बल्कि इनकी जगह पर हैज बीन या हैव बीन का यूज होगा। तो ये जो आर है, देखिए आप सुबह से घर पे हैं, यू, अब ये आर की जगह पर सब्जेक्ट है यू कैसा सब्जेक्ट माना जाता है? प्लूरल कैटेगरी में माना जाता है। और प्लूरल कैटेगरी में जैसे आर का यूज किया जाता है, हैज बीन या हैव बीन में से किसका यूज किया जाए? आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या? हैव बीन। तो यहां पर यू के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन। तब देखिए आर की जगह पर क्या यूज हो गया? हैव बीन। सेंटेंस लगभग वैसा ही है, सिर्फ एंट्री हो गई है समय से की, सुबह से। यू हैव बीन एट होम, घर पर, कब से? सुबह से। अब से के लिए सिंस का यूज भी होता है, फॉर का यूज भी होता है। फिलहाल यहां पर सिंस का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि कैसे चेंज हो गया,
आप घर पर हैं, यू आर एट होम, लेकिन आप सुबह से घर पे हैं, जैसे समय से बोला तुरंत आर नहीं हैव बीन का यूज हो गया। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैज बीन का यूज हो जाता। जैसे मान लीजिए वो सुबह से घर पे है, वो सुबह से घर पे है, तो मैं वो के लिए क्या कहता, ही। एक लड़का है तो ही, लड़की होती तो शी, और ही के साथ में फिर क्या लगता, ही हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। अब एक चीज और है, जब जैसे इनको हम नेगेटिव बना रहे हैं, क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसा प्रोसेस हम इस स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहे हैं वैसा ही स्ट्रक्चर यहां पर भी फॉलो होगा। थोड़ा एक आइडिया देता जाता हूं। देखिए, आप सुबह से घर पे हैं, यू हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से घर पे नहीं हैं, नहीं बोला तो नॉट का यूज हैज के बाद या हैव के बाद, यहां पर हैव के बाद नॉट आ जाएगा। यू हैव नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। और ऐसा नहीं है कि लिखने में ऐसा है, बोलने में नहीं है। लिखना हो चाहे बोलना हो, यही सही इंग्लिश है। ये सही इंग्लिश तब नहीं है जब समय से की बात हो। और इंटरोगेटिव अगर बना दें सेंटेंस को कि क्या आप सुबह से घर पे हैं, क्या आप सुबह से घर पे हैं, तो इंटरोगेटिव हो गया ना। तो ये जो हैव है इसका यूज शुरुआत में हो जाएगा। हैव यू बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। और क्या आप सुबह से घर पे नहीं हैं, क्वेश्चन भी, नेगेटिव भी और क्वेश्चन भी, इंटरोगेटिव भी। हैव यू नॉट बीन एट होम, हैव यू नॉट बीन एट होम, हैव शुरुआत में, यहां पर हैव यू, और सब्जेक्ट के बाद ही तो नॉट का यूज होता है ना। हैव यू नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ये है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें और ऐड करनी है। लेकिन उससे पहले एक आइडिया आपको दे देता हूं कि यहां पर मैंने सिंस का यूज क्यों किया, और सिंस का एक और ऑल्टरनेटिव है फॉर, उसका यूज क्यों नहीं किया। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। से, ये से आता है ना, समय से, किसी समय से, इसके लिए सिंस है और फॉर है। सिंस का यूज किसी बीते निश्चित समय से, सिंस अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, किसी पॉइंट इन टाइम से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं 2 बजे से घर पे हूं, तो 2 बजे वो एक निश्चित समय की बात हो रही है, एक डेफिनेट टाइम की बात हो रही है, तो वहां पर मैं यूज करूंगा सिंस। चाहे मैं सिंस 2 o'clock कह रहा हूं या 2 AM कह रहा हूं, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM। किसी साल की बात करें, सिंस 1998, सिंस 2002, सिंस 2020। अच्छा, एक बात और है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मैं कहता हूं सिंस 1998, तो भी तो एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम नहीं बताया, क्योंकि 1998 में तो जनवरी भी हो सकता है, मई भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं मैं 1998 से यहां हूं, तो 1998 मैंने ये तो नहीं बताया ना कि जनवरी से या फरवरी से, मैंने मंथ नहीं बताया, तो 1998 बोला तो एग्जैक्ट तो तब भी नहीं पता लग रहा है। इतना डिटेल में घुसने की आपको जरूरत नहीं है। आप बस ये सोचिए, अगर इस तरह से सोचेंगे तो फिर तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट के साथ भी सिंस लगता है। लेकिन मॉर्निंग, सुबह का 4 बजे भी मॉर्निंग है, और सुबह का 9 बजे भी मॉर्निंग है, और सुबह का 11 बजे भी तो मॉर्निंग ही है। तो ऐसे में तो हमें ये लगेगा कि तो डेफिनेट पॉइंट नहीं बता रहे हैं। लेकिन इतना मत घुसिए, इंग्लिश सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश नेटिव यूज करते हैं उनको बताने के लिए हिंदी में कुछ तरीके बताए गए हैं किसी बीते निश्चित समय से, लेकिन हर बार वो चीज लागू नहीं होती हुई दिखती है, फिर भी उसे वैसे ही सीख लेना है। हर चीज में लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कई चीजें एक्सेप्शनल्स होती हैं, कई चीजें इलॉजिकल होती हैं। तो देखिए, जब भी कोई टाइम दिया हो सिंस, जब भी कोई ईयर दिया हो सिंस, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट के साथ भी सिंस। जैसे वो सुबह से घर पर है, ही हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से है सिंस आफ्टरनून, रात से सिंस नाइट, मंडे से है सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई सा भी डे हो। कल से है सिंस यस्टरडे, परसों से है
बीता हुआ कल है ना, वो बीते हुए समय से डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं परसों को, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। बर्थडे से सिंस बर्थडे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं वो मेरे घर पर अपने बर्थडे से है, जब उसका बर्थडे था तो वो मेरे घर आया था, तब से वो मेरे घर पे है। ही हैज बीन एट माई होम, वो मेरे घर पे है सिंस हिज बर्थडे। ऐसे ही तो बनाना है सेंटेंस को। सिंस एनिवर्सरी, सिंस दैट डे, उस दिन से। तो वो एक पर्टिकुलर डे है, इसलिए कह दिया कि वो एक पॉइंट इन टाइम है। बचपन से आ जाए कहीं सेंटेंस में, सिंस चाइल्डहुड। जवानी से या वयस्क अवस्था में जब आप आ जाते हैं उसके बाद से, सिंस एडल्टहुड। अच्छा, एडल्टहुड हम जनरली 18 ईयर्स के बाद के पीरियड को कहते हैं। 18 ईयर्स का कोई हो जाए तो वयस्क हो गया, सिंस एडल्टहुड। सिंस बर्थ, जन्म से। सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से। अब ये इंटरेस्टिंग है, सिंस यू आर हियर, सिंस आई लेफ्ट, सिंस यू कॉल्ड मी। मतलब सिंस के बाद भी एक सेंटेंस, सिंस के बाद भी एक सेंटेंस, सिंस के बाद भी एक सेंटेंस। और इसे जनरली क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये केवल एक पार्ट है, लेकिन अपने आप में पूरा सेंटेंस हो सकता है, इसलिए इसको क्लॉज कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, इतना घुसने की जरूरत नहीं है इस पे। फिलहाल आगे चल के आप चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं, इसका क्या मतलब है, सिंस यू आर हियर, जब से आप यहां हो। तो जब से आप यहां हो, वो भी एक पल है, वो भी एक पॉइंट इन टाइम है, ये कंसीडर ऐसे किया जाता है इंग्लिश में। तो मैं घर पर हूं जब से आप यहां हो। आई हैव बीन एट होम, मैं घर पर हूं। आई हैव बीन एट होम, हैव बीन लगा रहा हूं ना, आई एम एट होम नहीं बोल रहा हूं ना। क्यों नहीं बोल रहा हूं, अभी पिछली स्लाइड में बताया मैंने आपको। आई हैव बीन एट होम, मैं घर पर हूं जब से आप यहां हो, सिंस यू आर हियर। मैं घर पर हूं जब से आप निकले। आई हैव बीन एट होम सिंस यू लेफ्ट। आप निकले के लिए मैं यू कह दूंगा यहां पर, है ना। या फिर अगर मैं कहूं आप घर पर हो जब से मैं निकला, जब से मैं मार्केट निकला आप घर पर हो। यू हैव बीन एट होम सिंस आई लेफ्ट, मैं निकला। मान लीजिए मैं ऑफिस के लिए निकला, सिंस आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। आप घर पर, मैं घर पर हूं जब से आपने मुझे कॉल किया। मान लीजिए ऐसा कह रहा हूं, आई हैव बीन एट होम सिंस यू कॉल्ड मी। आई हैव बीन एट होम सिंस यू कॉल्ड मी। तो इन चीजों को आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, रट भी लेना है, 2-4 बार देखेंगे हमेशा सेंटेंस में जब भी कभी आएगा समय से। और इन चीजों से, जैसे मॉर्निंग से, 2002 से, 2 o'clock से, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, कोई भी टाइम दिया हो आप सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज किसी बीते समय की अवधि से। ये अवधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक पूरा पीरियड, एक पूरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। हम इन जगहों पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे कि कब से, हम 2 बजे से नहीं बता रहे, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे, वो तो पॉइंट इन टाइम है, लेकिन हम ड्यूरेशन बता रहे हैं 2 घंटे से। अब मान लीजिए इस वक्त 8 बज रहा है और मैं कहता हूं 2 घंटे से मैं घर पे हूं। आई हैव बीन एट होम फॉर 2 आवर्स। तो अंडरस्टूड है कि समय 8 बज रहा है तो 2 घंटे से हूं, मतलब 6 बजे से हूं, है ना। लेकिन मैंने 6 बजे से नहीं बोला, मैंने कह दिया 2 घंटे से। तो अगर मैं कह रहा हूं 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। और अगर मैं कह देता 6 बजे से, तो 6 बजे एक पॉइंट इन टाइम है, तब मैं क्या कहता, सिंस 6 o'clock। 2 हफ्ते से, फॉर 2 वीक्स। 2 महीने से, 2 साल से, 2 डेकेड से, डेकेड मतलब दशक होते हैं, 10 साल का एक पीरियड को डेकेड कहते हैं। 2 डेकेड से, फॉर 2 डेकेड्स। 2 सेंचुरीज से, सेंचुरीज मतलब 100 साल के पीरियड को कहते हैं सेंचुरी, शताब्दी। तो 2 शताब्दियों से। फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय से, लंबे समय से के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, जैसा आपको कहना है आप कह सकते हैं। जैसे
मैं लंबे समय से घर पे हूं, आई बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग, या फिर आई हैव बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़े समय से, आई बीन एट होम फॉर अ वाइल, मैं थोड़े समय से घर पे हूं। और कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, फॉर अ शॉर्ट वाइल, आई हैव बीन एट होम फॉर अ शॉर्ट वाइल। लेकिन हर जगह पे हम क्या कह रहे हैं, आई हैव बीन एट होम, आई एम एट होम नहीं, ठीक है। आई हैव बीन एट होम फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, कई घंटों से। अब कई दिन ये ड्यूरेशन है, अवधि है, कई घंटे अवधि है। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। फॉर मेनी सेंचुरीज, कई शताब्दियों से। फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड से, कुछ मिनट से, चाहे वो कुछ मिनट हो, एक हो, 2 ही मिनट हो, 3 ही मिनट हो, लेकिन है तो ड्यूरेशन। कुछ घंटों से, कुछ दिनों से, ठीक है। तो नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और धीरे धीरे याद हो जाएगा, सेंटेंस में गलती नहीं करेंगे। अब पिछली स्लाइड पे वापस चलते हैं। हम यहां पर थे तो हमने इस बात को समझा कि समय से के लिए हैज बीन या हैव बीन का यूज होता है। अब देखिए, ये हैज बीन, हैव बीन का यूज करना इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, इस चीज को देखिए। एक सेंटेंस देता हूं आपको, आप घर पर कब से हो, ये सेंटेंस आपके सामने आया। आपने पकड़ना है कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। आपने देखा ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। आपने देखा कि यहां पर बोला कब से, और कब से को, कब से जो WH फैमिली मेंबर है, इसको, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी वीडियो में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। सिंस व्हेन कहते हैं ऐसे, सिंस व्हेन, या फिर आप कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, यहां पर फॉर का यूज कर रहे हैं, यहां पर सिंस का यूज कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक का यूज होता है एज ए WH फैमिली मेंबर। अब चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज होगा। तो मान लीजिए मैंने कहा सिंस व्हेन, अब WH फैमिली मेंबर के तुरंत बाद तो आर का यूज होना है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमने किसी समय से का जिक्र कर लिया है। भले यहां पर समय से लिखा नहीं है, सुबह से, मंडे से, 2002 से, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन कब से मतलब किसी टाइम से। अगर मैं आपसे पूछूं आप घर पर कब से हो, तो आप क्या बोलोगे? या तो आप कह दोगे मैं 2 बजे से हूं, या कह दोगे मैं 2 घंटे से हूं। तो या तो आप ड्यूरेशन बता दोगे, या फिर एक पॉइंट इन टाइम से बता दोगे। दोनों में से कोई एक बात आप बताओगे। तो कुल मिलाकर यहां पर बात हो रही है समय से की, कब से मतलब किस समय से। इसलिए ऐसे में इजएमआर का यूज नहीं होगा, बल्कि हैज बीन या हैव बीन का यूज होगा। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है? आप घर पर कब से हो, तो सब्जेक्ट है आप मतलब यू के साथ तो लगता है हैव बीन, तो हैव को उठा के शुरुआत में यूज कर लेंगे। हैव, यहां पर इजएमआर नहीं आएगा, हैव आएगा। अब हैव बीन एक साथ नहीं आता है, पहले हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आएगा हैव यू बीन। ऐसे ही होता है। देखिए इजएमआर तो अपने आप में एक वर्ड है, तो वो शुरुआत में आ जाता है। लेकिन जहां भी 2 वर्ड होते हैं, जैसे विल हैव, विल बी, हैव बीन, हमेशा ऐसे में हैव पहले आ गया। या विल बी होता तो विल पहले आ गया, बी बाद में आया, बीन बाद में आया, सब्जेक्ट के बाद। सिंस व्हेन हैव यू बीन, घर पर, एट होम। या तो ऐसे बना सकते हैं, अगर मुझे आपसे ये पूछना है आप घर पर कब से हो, तो मैं ऐसे पूछ सकता हूं। या फिर सिंस व्हेन की जगह पे मैं इस तरह से भी पूछ सकता हूं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट होम। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आइडियल कंडीशन में, आइडियल केस में, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम, आप घर पर कब से हो, तो आपका आंसर, चूंकि मैं आपसे सिंस व्हेन पूछ रहा हूं, तो मैं जानना चाहता हूं सिंस व्हाट टाइम, तो आपको सिंस के साथ ही आंसर देना चाहिए, सिंस 2 o'clock। इस बात को पूरा भी बोल सकते हो, पूरा आंसर ऐसे भी दे सकते हो, आई बीन एट होम सिंस 2 o'clock। तो मैंने पूछा सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम, आपने कहा आई बीन एट होम सिंस 2 o'clock, या फिर सिंपली सिंस 2 o'clock। और जब मैं आपसे पूछूं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट होम, तो मैंने यहां पर कहा फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा हूं कि कब से हो। तो मान लीजिए आप 4 घंटे से हो, तो आप कह सकते हो फॉर 4 hours, या आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हो, मैं 4 घंटे से घर में हूं, आई हैव बीन एट होम फॉर 4 hours। तो छोटा सा आंसर भी,
बड़ा आंसर भी। हिंदी में भी तो हम ऐसे ही देते हैं ना, हम किसी को ऐसा भी कह सकते हैं 4 घंटे से, या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं घर पर 4 घंटे से हूँ। तो जिस तरह से हिंदी में वैसे इंग्लिश में, तो थोड़ा आइडिया मिल रहा है अभी आपको, ठीक है। वैसे तो देखिए हम कैटेगरी 1 देख रहे हैं, मेनली हमारा स्ट्रक्चर यही है, लेकिन जब भी समय से की एंट्री हो गई तो हैज बीन या हैव बीन का यूज हो रहा है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में कोई 1 2 4 सेंटेंसेस नहीं, बहुत सारे सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब हम इस सिनेरियो पे मूव करते हैं। ये वाला जो सिनेरियो है, इसमें क्या होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चलता, ऑब्जेक्ट नहीं होता मान लीजिए, तो वहां पर आप देयर का यूज कर लेते हैं, और बेहतर होता है कि आप देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट कर लें। अब देखिए आपने किसी कहानी की शुरुआत कैसे सुनी है, ऐसे सुनी है ना, एक लड़का है और उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है। एक लड़का है, उसके पापा बहुत तेज हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, पूरी कहानी शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन शुरुआत तो ऐसे हुई, एक लड़का है। अब ये सेंटेंस, अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये सेंटेंस कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये अफर्मेटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट का यूज तो कहीं हो नहीं रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सर सब्जेक्ट है एक लड़का, क्योंकि एक लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये है हो हूं, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर का यूज करते हैं इसके लिए, तो ऑब्जेक्ट आपको मिल ही नहीं रहा। तो जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट में पहले लिख दीजिए एक लड़का के लिए अ बॉय। अब एक लड़का है, सिंगुलर है, तो इज का यूज करेंगे, अ बॉय इज। अब ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो सेंटेंस ऐसे कंप्लीट नहीं होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिखा तो ऐसे में ऑब्जेक्ट में क्या यूज कर लिया गया, देयर। ये है कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि देयर का यूज जनरली सब्जेक्ट में करना ज्यादा बेहतर है, और इसी तरह से इंग्लिश नेटिव करते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को किसी इंग्लिश नेटिव को बोलना हो, किसी अंग्रेज को बोलना हो, तो वो ऐसे नहीं कहेगा अ बॉय इज देयर, रादर वो ऐसे कहेगा, वो देयर को सब्जेक्ट में यूज कर लेगा, और ये जो एक लड़का है इसको सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट में यूज कर लेगा, यानी देयर को यहां, अ बॉय को यहां, देयर इज अ बॉय। और अगर यहां पर हो 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, ऐसे में देखिए चूंकि लड़के 4 हैं तो प्लूरल हुआ एक तरह से, है ना, 4 लड़के मतलब एक से ज्यादा है, तो या तो ऐसे कह सकते हैं 4 बॉयज आर देयर, 4 बॉयज आर देयर। लेकिन इंग्लिश नेटिव बजाय ऐसा कहने के मैंने आपको क्या बताया, वो देयर का यूज सब्जेक्ट में कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव पार्ट में सब्जेक्ट को ले जाते हैं, बोलते वक्त, लिखते वक्त भी, बोलते वक्त भी। और यही तरीका आपको फॉलो करना है। आप इस तरीके का यूज मत करिए, क्योंकि जिस तरह वो बोलते हैं हमें उसी तरह से बोलना है। और अगर हो कि कोई लड़का नहीं है, अगर तो मैंने कहा एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय, 4 लड़के हैं, देयर आर 4 बॉयज। आप देख सकते हैं इज या आर का यूज इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसके बाद सिंगुलर है या प्लूरल है ना, इंटरेस्टिंग। लेकिन ये बना इस तरह से है, इसी वजह से चूंकि ये प्लूरल था इसलिए आर लगा, तो चूंकि इस देयर की जगह पे 4 बॉयज की जगह पे देयर को ले आए, ऊपर भी हमने ऐसे ही किया, इसीलिए एक्चुअल में ये सब हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कहना है कि कोई लड़का नहीं है, तो देयर वाले सेंटेंस में कोई लड़का नहीं है, देयर इज नो बॉय। और कोई लड़के नहीं है, कोई लड़के नहीं है, जैसे किसी ने कहा वहां पर देखो 25 लड़के हैं, आप गए आपने देखा, आपने कहा कोई लड़के नहीं है, तो देयर आर नो बॉयज, देयर आर नो बॉयज, बॉय के बाद एस, ठीक है। अच्छा कुछ सेंटेंसेस रखता हूं, एक आदमी है। अब अंडरस्टूड है कि अगर मेरा सब्जेक्ट है एक आदमी तो ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो मैं देयर का यूज सब्जेक्ट में कर लेता हूं। देयर इज, एक आदमी है, देयर इज अ मैन। इज का यूज क्यों किया, क्योंकि एक ही आदमी है। कोई आदमी नहीं है तो मैंने क्या कहा आपसे, देयर इज नो का यूज करना है, नॉट का नहीं, क्या, नो का यूज करना है। यही तो चीजें हैं सीखने की। देयर इज नो मैन। अब इस सेंटेंस में देखिए वहां कोई आदमी नहीं है, यहां पर कोई आदमी नहीं है, इतना वहां लग गया। अब वहां के लिए भी देयर का यूज होता है। अब यहां पर तो देयर का सेंस वहां का नहीं है ना, लेकिन अब देयर का यूज वहां के लिए भी होगा।
देयर इज नो मैन देयर। इस तरह का सेंटेंस आपने देखा होगा और आप सोच में पड़ जाते होंगे कि देयर का यूज डबल डबल क्यों किया। हाँ, अगर इस सेंटेंस को मैं वैसे बना लेता जैसे मैं पहले बना रहा था, इसके दो तरीके हैं ना। अगर मैं ऐसे बना लेता नो मैन इज देयर, तब तो देयर देयर बार बार यूज नहीं करता, देयर का मतलब ही होता वहां, नो मैन इज देयर। तो इस सेंटेंस को बनाने का एक तरीका ये हो सकता है नो मैन इज देयर। या फिर अगर देयर से शुरुआत जैसे नॉर्मली आप करेंगे नेटिव्स की तरह, तो आप कहेंगे देयर इज नो मैन देयर। और ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ऐसे ही इंग्लिश नेटिव बोलते हैं। कोई चारा नहीं है, चारा नहीं है, चारा मतलब क्या, जो गाय को चारा खिलाते हैं वो चारा तो नहीं बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, कोई चारा। अगर ये मेरा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है कहां, कहीं भी नहीं। नॉट के लिए तो नहीं है जो है ये तो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग हो ऑक्सिलरी, आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। कोई चारा नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। और ऐसा सेंटेंस आपने देखा भी होगा। और ये सभी सेंटेंसेस कैटेगरी 1 में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके एंड में है हूं आ रहा है, प्रेजेंट में है। और इन किसी भी सेंटेंस में, चूंकि ये सिंपल है, इनमें कभी भी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, करता है, ऐसा नहीं बताया गया। कुछ नल हैं, अगर मेरा सब्जेक्ट है कुछ नल, तो ऑब्जेक्ट कहां है, कुछ है ही नहीं। देयर आर अ फ्यू टैप्स। अब देखिए देयर आर, मैंने आर क्यों लगाया, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नल, अ फ्यू टैप्स। चूंकि प्लूरल है इसलिए आर का यूज किया। कई पेड़ हैं, कई पेड़ मतलब मेनी ट्रीज, देयर आर मेनी ट्रीज। अब अगर मैं इन सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐड कर दूं, जैसे कि घर पर एक आदमी है, तो एक आदमी के लिए देयर इज अ मैन। घर पर, एट होम, देयर इज अ मैन एट होम। कोई आदमी नहीं है। दुकान पर, मेरी दुकान पर कोई आदमी नहीं है, तो मैंने शुरुआत में जोड़ दिया मेरी दुकान पर कोई आदमी नहीं है। देयर इज नो मैन इन माई शॉप। ठीक है। कुछ नल हैं, मैं कह दूं वहां पर कुछ नल हैं, तो वहां पर, मैंने वहां पर ऐड कर दिया। देयर आर अ फ्यू टैप्स ओवर देयर, ओवर देयर या देयर। और ये बात मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं कि यहां पर आप देयर भी कह सकते हैं, केवल वहां के लिए आप देयर भी कहते हैं, और देयर से पहले आप ओवर का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज है। तो देयर कहते हैं चाहे ओवर देयर। देयर आर फ्यू टैप्स देयर, या फिर देयर आर फ्यू टैप्स ओवर देयर। कई पेड़ हैं, मैं कह दूं जंगल में कई पेड़ हैं, जंगल में ऐड कर दूं देयर आर मेनी ट्रीज इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। हमने ये चीज देख ली कि समय के साथ ये होगा, समय से आया तो, और जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, नहीं हो, तो देयर का यूज कर रहे हैं आप सब्जेक्ट में। अब आ जाते हैं स्पेशल केस पे, जहां पर इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके सामने देखिए 4 सेंटेंस हैं। कौन बैठा हुआ है, कौन कौन मेरे साथ हैं, वहां किसका भाई है, वहां कौन सी शर्ट रखी हुई है। इन सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे सभी सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव हैं, यानी प्रश्नवाचक हैं। इंटेरोगेटिव हैं, प्रश्नवाचक हैं। लेकिन जैसा कि इंटेरोगेटिव का रूल कहता है कि पहले WH फैमिली मेंबर बताइए, तो यहां पर WH फैमिली मेंबर है। कौन, कौन के लिए हु, WHO हु। लेकिन ये सब्जेक्ट यहां पर है नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कौन बैठा हुआ है, तो जो बैठा हुआ है वही तो सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में मैं कहता राम बैठा हुआ है, तो कौन होता सब्जेक्ट, राम। तो राम के बारे में ही पूछा गया है कि कौन। तो जब WH फैमिली मेंबर एक सब्जेक्ट की भूमिका निभाता है, एक सब्जेक्ट को रेफर करता है, ऐसे में ये हो जाता है स्पेशल केस, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही बनता है। बस फर्क क्या है, यहां पर WH फैमिली का मेंबर आ जाएगा जो कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद इज MR, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसकी इंपॉर्टेंस शायद इस कैटेगरी में आपको ज्यादा ना महसूस हो, लेकिन नेक्स्ट कैटेगरी में तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। और जब टेंसेज हम पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
उनमें भी इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये केसेस नहीं पता है तो आप सेंटेंस को सही से बना ही नहीं सकते, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो देखिए सेंटेंस में कैसे बनाया जाएगा। अब जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन बैठा हुआ है, तो सबसे पहले कौन के लिए WH फैमिली मेंबर क्या है, हु, और हु के बाद सीधा क्या लगा, इज। हु इज बैठा हुआ के लिए हम सिटिंग कहते हैं, ये आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। ऐसे ही सेंटेंस बन गया। क्योंकि यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए किसी सब्जेक्ट की तलाश आपको करनी भी नहीं है। कौन कौन मेरे साथ हैं, WH फैमिली मेंबर है, कौन कौन, हु ऑल। कौन कौन को क्या कहते हैं, हु ऑल। ये बात WH फैमिली मेंबर में बताई मैंने आपको। हु ऑल आर इज एम किसका यूज करें, ऑब्वियस सी बात है आर का यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। हु ऑल आर, और ऑब्जेक्ट में क्या है, मेरे साथ, ऑब्जेक्ट विद मी। अच्छा मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव होता, इंटरोगेटिव तो है ही, नेगेटिव भी होता तो ऑब्वियस सी बात है नॉट का यूज कर लेते। हु ऑल आर नॉट विद मी, कौन कौन मेरे साथ नहीं है। वहां किसका भाई है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि किसका भाई है वहां, किसका भाई, जिसका भाई वही तो है सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं कहता वहां राम का भाई है, तो राम का भाई उसके बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट होता राम का भाई। अब किसका भाई, जिसका भाई उसी के बारे में तो पूछा जा रहा है, तो यहां तो सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जो WH फैमिली मेंबर है किसका भाई, ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और किसका भाई के लिए WH फैमिली मेंबर की पिछली वीडियो में क्या बताया था मैंने आपको, किसका भाई के लिए आप क्या कहेंगे, हुज ब्रदर। पूरा का पूरा एक साथ आता है, ऐसा नहीं हुज केवल WH फैमिली मेंबर किसका हो गया और भाई अलग आएगा, नहीं, हुज ब्रदर पूरा एक साथ। हुज ब्रदर इज है वहां। अब वहां के लिए हम देयर का यूज करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया, ठीक है। अगर होता वहां किसके भाई हैं, मान लो ज्यादा लोग हैं वहां, ज्यादा 2-3 भाई हैं किसी के, किसके हैं मुझे नहीं पता, उसी के बारे में पूछा जा रहा है, हुज ब्रदर्स, तब यहां पर आता हुज ब्रदर्स। और इज नहीं आता, तब एक से ज्यादा की बात हो रही है, तब आता आर, हुज ब्रदर्स आर देयर। वहां कौन सी शर्ट रखी हुई है, कौन सी शर्ट, WH फैमिली मेंबर हो गया, विच शर्ट रखी हुई है, रखी हुई है, विच शर्ट इज, रखी हुई को हम क्या कहते हैं, केप्ट। कीप मतलब रखना, उसकी थर्ड फॉर्म केप्ट, पिछले ही वीडियो में समझाया इस चीज को। विच शर्ट इज केप्ट वहां, वहां के लिए आप देयर भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं मैंने आपको क्या बताया, ओवर देयर। आप देयर से पहले ओवर का यूज भी कर सकते हैं। आप में से कितने ऑफिस में हैं, आप में से कितने, ये है मेरा WH फैमिली का मेंबर, और यही मेरा सब्जेक्ट होता अगर मैं इसका आंसर दे दूं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं आप में से कितने ऑफिस में हैं, तो मान लीजिए आप कहें हम 4 लोग ऑफिस में हैं, हम 4 लोग ऑफिस में हैं, तो हम 4 लोग वही तो सब्जेक्ट हैं। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता हम 4 लोग ऑफिस में हैं, तो हम 4 लोग, we 4 people are in the office, तो सब्जेक्ट को यही रेफर कर रहा है। तो ये मेरा WH फैमिली मेंबर है, इसलिए स्पेशल केस है और इसलिए इंटरोगेटिव की तरह यूज करूंगा। देखिए यहां पर आप में से कितने, इस बात को मैंने वीडियो में बताया था आपको WH फैमिली मेंबर समझाते हुए, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू, ये पूरा का पूरा मेरा WH फैमिली का मेंबर बन गया जो कि सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और उसके बाद इज, एम, आर किसका यूज करूं, ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑफिस में, ये मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इन दी ऑफिस। टेबल पर कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना पैसा, मेरा WH फैमिली मेंबर है, हाउ मच मनी। और यहां पर ये सब्जेक्ट की भूमिका में ही तो है। मान लीजिए मैं कहूं कि 100 रुपए का नोट टेबल पर पड़ा हुआ है, टेबल पर 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, 100 रुपए के नोट के बारे में। 100 रुपीज नोट पड़ा हुआ है, इज लाइंग ऑन द टेबल। तो कितना पैसा जो WH फैमिली मेंबर है वो सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, इसीलिए स्पेशल केस है। हाउ मच मनी इज, हाउ मच मनी इज, ये वाला इज, पड़ा हुआ के लिए क्या कहते हैं, बताया था वीडियो में मैंने आपको, लाइंग
पढ़ा हुआ के लिए लाइन, टेबल पर, ऑन द टेबल। क्लास में किसकी बहन बैठी है? किसकी बहन? जिसकी बहन बैठी है, मान लीजिए राहुल की बहन बैठी है, तो राहुल की बहन यही है मेरा सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूं। तो किसकी बहन? Whose sister is है बैठी या बैठी हुई, क्या कहते हैं? सिटिंग। कहां पर? क्लास में, इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा कौन सा भाई मेरे साथ था? तुम्हारा कौन सा भाई मेरे साथ था? तुम्हारा कौन सा भाई, ये पूरा का पूरा मेरा WH फैमिली मेंबर्स है जो कि सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तुम्हारा कौन सा भाई, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था आपको, WH फैमिली मेंबर की वीडियो में, याद करिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, अपने नोट्स देखिए। तुम्हारा कौन सा भाई? विच ब्रदर ऑफ योर्स, विच ब्रदर ऑफ योर्स। अच्छा, मैंने यहां पर था कह दिया, ये तो पास्ट में हो जाएगा ना, इसे है कह देता हूं, क्योंकि था वाले में बताऊंगा, था की चीजें फिलहाल है। तुम्हारा कौन सा भाई मेरे साथ है? विच ब्रदर ऑफ योर्स इज विद मी, क्वेश्चन मार्क। तो आपने एक आइडिया ले लिया है कि कैटेगरी एक्चुअल में इज एम आर के साथ में है, ठीक है, ये आप इस तरह के सेंटेंस से बनेंगे, लेकिन समय से आ जाएगा तो हैज बीन हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इज एम आर यूज नहीं होगा। और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऐसे में देयर का यूज होगा। और कुछ स्पेशल केसेस हैं, पर्टिकुलरली वो जहां पर कि सब्जेक्ट बताया नहीं गया, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो WH फैमिली का मेंबर है वो सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगरी 2 पे जाएंगे, प्रेजेंट की कैटेगरी 2। अच्छा, कैटेगरी 1 के बाद 2 जब आप सीख लेंगे, उसके बाद जब आप पास्ट की कैटेगरीज देखेंगे तो वो प्रेजेंट से काफी रिलेट करेगी, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। और फ्यूचर में कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको भी हम देखेंगे। और जब हम सिंपल सेंटेंसेस को कवर कर लेंगे तो इसकी इतनी प्रैक्टिस हमें करनी है, इतने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है कि हमारी पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाए, और तब हम आगे टेंसेस पे मूव करें। ठीक है, तो हर वीडियो को ध्यान से देखना है और नोट्स बनाने हैं, होमवर्क करना है। और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस लाऊंगा, वीडियो में भी और अपनी वेबसाइट में भी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक वीडियो को देखना है और इंग्लिश सीखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।